हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोग 67th बीपीएससी एग्जाम के लिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट कवर किए हुए हैं अलग अलग पब्लिकेशन का, लाइक दृष्टि आईएएस का, आस्था आईएएस का, महेश कुमार बर्नवाल का, एडुटेरिया का, इन सब का प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। साथ ही साथ बीपीएससी घटना चक्र भी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल भी मैंने कवर करवा दिया, लगभग 1000 प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे आप। पहला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ध्यान दीजिए, मोहम्मद गजनवी जो था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो पहला आक्रमण था भारत पर, वो 1000 ईस्वी में किया था इसने, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसने पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया था। इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो आपका 125 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। और यहाँ पर पूछा गया कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो ये उत्बी था। अलबरूनी जो था फ्रेंड्स, ये आपका कौन था इसका, तो ये राज्य ज्योतिष था, ठीक है। और दरबारी कवि कौन था इसका, दरबारी इतिहासकार तो उत्बी था, दरबारी कवि अगर पूछा जाए तो फिरदौसी था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1565 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। यहाँ पर देखिए तालीकोटा का युद्ध, इसको राक्षसी तंगड़ी या फिर बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। यह जो युद्ध है, इसी के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए, विजयनगर के विरुद्ध जो दक्षिण राज्यों के संघ बने थे उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। और इन चारों जो संयुक्त मोर्चा था, इसका नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व जो था वो राम राय कर रहा था। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें से कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो था ये चौधरी था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सुलह कुल का सिद्धांत, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये अकबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो ये फतवा जारी हुआ था आपके, राइट आंसर अकबर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रथा किसने शुरू किया था। तो यह प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। और सर्वप्रथम यह पद जो है महावत खां को दिया गया था। ये जहांगीर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 67th बीपीएससी के लिए ढेर सारे वीडियो, हम लोगों ने 200 से अधिक वीडियो कवर किया हुआ है, ठीक है। बिहार का इतिहास स्पेशल वीडियो, बिहार का भूगोल, बिहार का पॉलिटी, उसके बाद देखिए 500 बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर, दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट, महेश कुमार बर्नवाल का प्रैक्टिस सेट, एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। देखिए मिलान करना है यहाँ पर। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। अकबर और किसके बीच, तो महाराणा प्रताप के बीच।
तो यहाँ पर देखिए ये आपका अकबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेलग्राम का युद्ध जो है ये 1540 में हुआ था। तो ये हुमायूं के विरुद्ध हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि खुसरो का विद्रोह जो है, राजकुमार खुसरो, ये जहांगीर का बेटा था और इसने 1606 में जो है विद्रोह कर दिया था, 1606 में। और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे उनको मरवा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर। खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो ये आपका बाबर हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका अब्दुल रहीम खाने खाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। देखिए फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे फ्रेंड्स, ये आपके इसके जानकार थे। और अगर बात करें तो अकबर का काल हिंदी जो साहित्य है इसका स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये फर्रुखसियर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्रुखसियर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर सबसे पहले बैठा था शाहजहां, क्योंकि उसी ने इसका निर्माण करवाया था, तख्ते ताऊस का। उसके बाद अंतिम जो था ये रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के समय 1739 में जो है फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह, और इसने अपने साथ जो है कोहिनूर और मयूर सिंहासन को लेकर के चला गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये किसको? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था, ठीक है। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका था। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। तो ये आपका पील कमीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? किन प्रांतों से चयन किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पंजाब के उत्तर प्रांत जो थे वहीं से। उसके बाद देखिएगा कि राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। आत्मीय समाज की स्थापना इन्होंने 1814 में किया था, ठीक है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? लाल, बाल और पाल ये गरमपंथी थे, ठीक है, गरम दल के। और यहाँ पर देखिए नरम पूछा गया है कि नरमपंथी थे, यानी कि उग्रपंथी नहीं थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये किसने लगाया था फ्रेंड्स? तो देखिए ये लगाया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? देखिए फ्रेंड्स दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया तथा साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। यह विभाजन 1912 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये आयोजित किए थे 1916 में लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए इसका जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था लखनऊ अधिवेशन का। उसके बाद देखिए मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ राशि दिया गया है, दूसरी तरफ मात्रक दिया गया है। तो कोण का जो हो जाएगा वो मात्रक क्या हो जाएगा? कोण का रेडियन हो जाएगा। ठोस कोण का स्ट्रेडियन हो जाएगा। कोणीय त्वरण का जो है ये आपका हो जाएगा, कोणीय त्वरण का हो जाएगा, और कोणीय संवेग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको जो है आप लोग मिला लीजिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों का जो अध्ययन है
उसको क्या कहा जाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो है ये फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है? तो घास से संबंधित अध्ययन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22 नंबर। यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर है क्वेश्चन की आर्कोपेट्रिक्स क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। देखिए तो ये आर्कोपेट्रिक्स जो है ये क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये जो आर्कोपेट्रिक्स है यह आपका जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। देखिए बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स लहसुन की जो स्मेल होती है इसका कारण जो है सल्फर यौगिक है। ठीक है, इसके अलावा प्याज और सरसों के तेल में जो महक आता है ना वो सल्फर के कारण ही आता है। उसके बाद देखिएगा कि कपास का प्रमुख घटक है। कपास का जो प्रमुख घटक है वो क्या हो जाएगा? तो ये सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख घटक इसका सेलुलोज है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए लिखा गया अंग्रेजी में, तो इसीलिए अंग्रेजी में भी एक बार आप लोग पढ़ेंगे प्रश्न को। सोयाबीन में नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो राइबोजियम जैपोनिकम है। उसके बाद अगर हम दलहनी पौधों की बात करें तो उसके लिए राइबोजियम लेग्यूमिनोसेरम होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपने परिवर्तन के चौथे सप्ताह में। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से रक्त दाब का मात्रक मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, तो पीएच मान जो होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक। ठीक है, आपको सिंपली इसको 7.4 याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एंजाइम एक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स एंजाइम जो है एक प्रोटीन है और एक बायो उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होती है सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो है इसके लिए वो लाल प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए होता है। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो देखिए अल्फा कैरोटीन जो है एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए त्वचा हो जाएगा। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो यहाँ पर देखिए जे.एल. बेयर्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है यह संबंधित किससे है? तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों यानी कि हाइड्रोकार्बन के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर जोर देता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी कि MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग निम्न परिघटना पर आधारित है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है MRI से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। उसके बाद देखिए यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टेलीफैक्स होता है। टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक तथा टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें से कोलाइड जो नहीं है वो आपका कौन हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइसक्रीम। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में जो प्रयोग होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए? तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा वनस्पति तेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है?
तो फ्रेंड्स ये किया जाता है जो यूरेनियम द्वारा आयु संकलन है, डेटिंग बाय यूरेनियम, ठीक है, तो यूरेनियम विधि से किया जाता है। तो राइट आंसर इसका 38 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और राइट आंसर यहाँ पर चुन करके बताना है। देखिए यहाँ से ऑप्शन है लोहा जो होता है, लोहा का प्रयोग कहाँ हो जाएगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से लोहा का जो प्रयोग होगा, हाँ अब देखिए पूरा प्रश्न पढ़िए। देखिए लोहा का जो प्रयोग होगा वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, शीशा जो है ये आपका हो जाएगा संचायक बैटरी, चांदी जो है ये फोटोग्राफी, और तांबा जो है ये आपका तड़ित चालक। ठीक है, लोहा, हीमोग्लोबिन, शीशा, संचायक बैटरी, चांदी, चांदी जो हो जाएगा वो आपका होता है फोटोग्राफी, और तांबा जो हो जाएगा तड़ित चालक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सूखी सेल यानी कि जो शुष्क सेल होता है, ड्राई बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो शुष्क सेल में जो है ये ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा 41 से लेकर के यहाँ पर देखिएगा 50 यानी कि 41 से लेकर के 50 तक में जो है मैथ के प्रश्न है। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आइए 51 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि दर्शाती है। तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि आपूर्ति वक्र के दक्षिणापंथी आंतरण को दर्शाती है। तो ये आपका हो जाएगा आपूर्ति चक्र के दक्षिणापंथी आंतरण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सस्ती मुद्रा नीति भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद योजना आरंभ की गई थी। कार्य के लिए खाद योजना जो आरंभ की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आरंभ की गई थी। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो फ्रेंड्स कार्यकाल है ये 2002 से लेकर के 2007 तक है। याद रखेंगे 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह जो वित्त निकाय है ये सीडीबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीबी। ठीक है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ये सीडबी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या है। तो वर्तमान प्रतिफल नियम का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका इसमें से, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का वो आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्रासमान लागत। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं। तो उधार के लिए उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को ब्याज की साधारण दर कहते हैं, ब्याज की साधारण दर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह उदारीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो ये उदारीकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंतरण अदायगियों का अभिप्राय क्या है। अंतरण अदायगियों का अभिप्राय सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जमुई जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है और बांका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना। जमुई का 568 है और बांका का जो है ये 674 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये कहाँ का है, तो शिवहर का है, वहाँ कितना है तो 1880 है। ठीक है, और सबसे कम जो है ये कहाँ का है, तो सबसे कम जो है कैमूर का है, भभुआ का है 488। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 568 और 674। उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है।
संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य है वो आपका हो जाएगा, आपका इसमें से वित्तीय लेखा एवं विनियमन एवं कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, बताइए। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 127(1) है, इसके अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें से। ठीक है, चलिए। कि न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब जो होता है इसकी नियुक्ति एडहोक न्यायाधीश की जाती है। उसके बाद चलिए 64 नंबर देखिएगा कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो ये सरोजनी नायडू जी हैं। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला है जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, यह जो अपना त्यागपत्र होगा यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारिया आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था? तो याद रखेंगे इसका गठन जो है फ्रेंड्स किया गया था 1983 में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु इसके लिए सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में जो है 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और 1988 में यह आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? बताइएगा। तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल याद होगा, अनुच्छेद 352 में है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से 1 माह। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो ये उत्तराखंड था। उत्तराखंड जो है लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री को लाने वाला ऐसा पहला भारतीय राज्य है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग के है। अभी हाल ही में नया चुनाव आयुक्त बने हैं, उनका नाम क्या है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 352 राष्ट्रीय, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं। पंचायत समिति के सदस्य, बताइए। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसके बाद चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है वो आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 330 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 330 में। अच्छा, अनुच्छेद 331 में जो है एंग्लो इंडियन है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए लोकसभा में देखिए प्रश्न मिल गया, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 331 है। उसके बाद देखिए इसरो नासा संयुक्त मिशन NISER, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो लॉन्च किया जाएगा यह लॉन्च किया जाएगा 2023 में। ठीक है, 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि SBI द्वारा अपने योनो और योनो स्पंज, यहाँ पर देखिए स्पंज प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई और उन्नत सुविधा का नाम बताइए। तो देखिए योनो का क्या फुल फॉर्म होता है? यू ओनली नीड वन। ठीक है, यू ओनली नीड वन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है।
राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, सीम बाइंडिंग नामक जो है एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की गई है, सीम बाइंडिंग। उसके बाद देखिएगा कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, निकोल पासनियान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख हैं उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसकी क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये वरिष्ठ जनरल मीन आंग हलिंग है, तो मीन आंग हलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, तो यह HDFC बैंक जो है, ठीक है, HDFC बैंक है, तो HDFC हो जाएगा, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से इसे जाना जाता है, तो HDFC बैंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा शहर है, यह हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा इसका, उड़ीसा का भुवनेश्वर। उसके बाद देखिएगा इटली के खाली स्थान दिया गया है, इनका नाम पूछा गया है, ने पुरुषों के 100 मीटर में एक चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों के क्षेत्र को पछाड़ दिया है, तो ये कौन है, इटली के लेमोंट मार्सेल जैकब्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीता है एलेन थॉम्सअप हेरा, ठीक है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में ये महिलाओं के 100 मीटर में जमैका की रहने वाली हैं। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इसमें से, बताइए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी के खाली स्थान दिया गया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण जीतने के लिए रूसी करन खाचानोव को 6-3 और 6-1 से हराया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 7वां कॉन्का कैफ गोल्ड कप जीता, ये फुटबॉल कप है, कॉन्का कैफ फुटबॉल से संबंधित है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है, किसको हरा करके, तो मैक्सिको को हरा करके, ठीक है, पिछले बार मैक्सिको जीता था, इस बार अमेरिका जीता है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को खालिस्तान दिया गया मैक्लॉ ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था, जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पूर्व विशेष बल के कार्यकर्ताओं की एक टीम है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो होगा आपका, ये 2019 में जो है इसे शुरू किया गया था, 2019 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है, वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कौन है, एक बार आप सर्च कर लीजिए ताकि आप कंफर्म हो जाइएगा। देखिए इतावली लग्जरी ब्रांड, इसका नाम क्या है, इस ब्रांड का जो नाम है वो है आपका इसमें से यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, BVLGARI, बेलगरी, ठीक है, बेलगरी है। तो देखिए ये जो बेलगरी है फ्रेंड्स, इसने अपना वैश्विक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो प्रियंका चोपड़ा को किया है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को किया है, प्रियंका चोपड़ा, यहाँ बेलगरी बना लीजिएगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस। उसके बाद चलिए 88 नंबर देख लीजिएगा, 88 नंबर क्वेश्चन है कि RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये लगाया है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर, ठीक है, जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल के साथ जो है समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, तो ये आपका हो जाएगा इंडियन बैंक। देखिए इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और MSME को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है, और यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पर देखिएगा एजेंसी बैंक के रूप में जो है कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है, तो एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है इंडसइंड बैंक को, तो यहाँ पर देखिए इंडसइंड बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं, तो 7 है। भारत की जो सबसे टॉप में रही है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है, इसका रैंक 155वां है। उसके बाद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन ऑयल, चौथा जो है ये आपका हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस, पांचवा राजेश एक्सपोर्ट्स, छठा टाटा मोटर्स, सातवां भारत पेट्रोलियम, और दुनिया की जो टॉप जो कंपनी है वो वॉलमार्ट है।
चलिए आगे बढ़ेंगे कि आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए एसडीआर के रूप में रिकॉर्ड सामान्य आवंटन निधि की कितनी राशि स्वीकृत की गई है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कितनी की गई है, तो 650 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सामान्य आवंटन की मंजूरी दी गई है, 650। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय पैरालंपिक दल कर दे तू कमाल के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है, तो फ्रेंड्स ये संजीव सिंह है, ठीक है, संजीव सिंह हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए इस गीत को लॉन्च किया है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने। उसके बाद देखिएगा 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण का लक्ष्य क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो है 3 ट्रिलियन रुपये निर्धारित किया गया है, 3 ट्रिलियन रुपये। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 95 नंबर है कि डीबीएस को डिजिटल बैंकिंग में अपने 2021 इनोवेशन अवार्ड्स में खाली स्थान दिया गया द्वारा डिजिटल बैंकिंग के मोस्ट इनोवेटिव के रूप में वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये वित्तीय टाइम्स प्रकाशन द बैंकर द्वारा अपने 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स में डीबीएस को डिजिटल बैंकिंग के मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह खाली स्थान दिया गया कि रत्नपुरा क्षेत्र में पाया गया है, तो देखिए ये श्रीलंका के रत्नपुरा इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा है, तो यह दूसरा हवाई अड्डा जो है ये आपसे पूछा गया है। तो यह पश्चिम बंगाल का हासीमारा हवाई अड्डा है जहाँ पर राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है, ठीक है। पहला अगर पूछा जाएगा तो वह अम्बाला वायुसेना स्टेशन हो जाएगा, यह आपका हासीमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है किनको, बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर मिनी आईपी। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया फिर और खाली स्थान वैश्विक शीर्ष 100 सूची से बाहर है और वर्तमान में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110 रैंकिंग पर जो है रहा है। ये कौन सा है, तो ये मुंबई और बेंगलुरु है, ठीक है, मुंबई और बेंगलुरु हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए माई ऑन मजगांव द हिस्ट्री ऑफ ए लिटिल आइलैंड इन बॉम्बे आर्कीपिलागो पुस्तक के लेखक कौन है, तो रमेश बाबू हैं। उसके बाद देखिएगा कि किसने तेंदुए पर एक पुस्तक जिसका शीर्षक यहाँ पर देखिएगा लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडियाज लिखी है, किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स ये लिखा है किसने, बताइए। तो देखिए लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको जो लिखा है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है संजय गुब्बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है, तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के शहरोज काशिफ हैं, पाकिस्तान के शहरोज काशिफ। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर जो है उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था घटी थी, तो ये द रॉलेट एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। रॉलेट एक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए काला कानून इसको कहा जाता है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये महात्मा गांधी जी को चुना गया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी को चुना गया था। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, क्यों किया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसलिए क्या था, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह भूत की भांति धूल उड़ाते लेकिन अस्तर नहीं है, तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था, बताइए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। तो ये आपका भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक, तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो ये पटना में हुई थी, ठीक है, पटना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1934 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे,
बताइएगा फ्रेंड्स, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वे जो थे उनका नाम शिव कुमार और रामानंद हैं। ठीक है, शिव कुमार और रामानंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 110 नंबर देखिएगा कि महात्मा गांधी तथा उनके 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो कौन था? तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था, वो जिला पूछा गया है कि कौन सा जिला रहा था। ठीक है, इसमें क्या था, कई स्थान पर रेल लाइन उखाड़ दी गई थी, जिसमें बिहार का मुंगेर जिला शामिल था और सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित मुंगेर रहा था। ठीक है, तो ये आपका मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो देखिए मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी ये सभी धातु मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद देखिए अलार कलाम कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, अलार कलाम, और ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है इन्हीं से गौतम बुद्ध ने लिया था। तो बुद्ध की ये गुरु थे अलार कलाम। उसके बाद देखिएगा कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो देखिए फ्रेंड्स, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय स्वतंत्र मान्यताओं के भी पालन करते थे। तो ये आपका सीधे याद रखना है, यापनीय किसका संप्रदाय है? तो जैन धर्म का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो एक शासन के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य जो थे ये चाणक्य इनको कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था ये कौन था? तो ये तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो ये कौन थे? सुश्रुत थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सुश्रुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है कि गुप्त काल में। ठीक है, चलिए तो ये चरक और सुश्रुत थे, तो यहाँ पर देखिए सुश्रुत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा चरक जो थे ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, हर्ष नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 119 नंबर। देखिए 119 नंबर है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हैं? तो सबसे अधिक जो विख्यात है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा इसमें नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। उसके बाद देखिएगा कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दामोदर जो है यह सहायक नदी किसकी है? तो इसे बंगाल का सुख कहा जाता है। और देखिए यह जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बराबर, उसके बाद बरकी, जमुनिया, ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये पूछा गया है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो दामोदर जो है वो सहायक नदी किसकी है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये गुजरात हो जाएगा सबसे ज़्यादा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो सरदार सरोवर जो बांध है इससे गुजरात को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका गुजरात ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो ये कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का, याद रखेंगे, भारत में जो है कर्नाटक में होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से जो निकटतम दूरी पर होती है वो 3 जनवरी को होती है, और इस दिन को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, अधिकतम 4 जुलाई को, अधिकतम पूछेगा तो 4 जुलाई को। इसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है, एपीहेलियन। और इसको कहा जाता है उपसौर, यानी कि इसको कहा जाता है पेरीहेलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिएगा विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है 21 मार्च के दिन कहा जाता है
वसंत विषु, और 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। ठीक है, ऑटोनोमल इक्विनॉक्स, और इसको कहा जाता है 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि टेलर घाटी अवस्थित है, तो टेलर घाटी जो है ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है टेलर घाटी। इसकी खोज जो है रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में किया था। इसे मृत्यु की घाटी भी यानी कि वैली ऑफ द डेड भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए वियना किस देश की राजधानी है, तो ये ऑस्ट्रिया की है। उसके बाद चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो चिनूक जो है एक संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन है, सही दिया गया है। सिरक्को जो है ये सहारा मरुस्थल के जो है फ्रेंड्स यह उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चल करके सिसिली यानी कि इटली, स्पेन और यूरोपीय आदि देशों में प्रविष्ट होती है। ब्लिजार्ड जो है यह हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नॉर्वेस्टर भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है जिन्हें कि काल वैशाखी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, तो एस्किमो जो है ये आपका हो जाएगा कनाडा। मसाई जो है, मसाई कहाँ पाए जाते हैं, तो मसाई आपका हो जाएगा इसमें से कहाँ पर, मसाई आपका कहाँ पर हो जाएगा, मसाई हो जाएगा कीनिया। ठीक है, उसके बाद बद्दू जो है ये सऊदी अरब यानी कि अरब में, और बुशमैन बोत्सवाना में। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये संघाई है। ठीक है, संघाई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो जगत नारायण लाल को भेजा गया था कहाँ पर, ये जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। ठीक है, और फ्रेंड्स इनको रखा गया था कहाँ पर, तो ये हजारीबाग जेल में, ऑप्शन सॉरी बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा बांकीपुर जेल में। ठीक है, चलो उसके बाद जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। मीर कासिम ने 1716 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ ले गया, तो देखिए 1716 में राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मीर कासिम ने लाया था मुंगेर। पहले राजधानी ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था, तो मुर्शीद कुली खान ने लाया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार की युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और भी लोग थे। इन लोगों ने जो है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, तो 1916 में। उसके बाद चलिए 135 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में बरौनी तेल शोधा कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो देखिए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1965 में जो है इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 1964 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, और 1965 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं कबीर ने जो है इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसका देखिएगा कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार यहाँ पर देखिएगा उसका देश में कौन सा स्थान है, उसका बना लीजिएगा। तो ये जनसंख्या वृद्धि के अनुसार अगर बात करें तो कौन सा स्थान हो जाएगा बिहार का, बताइए इसका राइट आंसर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान पर जो है बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के देश, उसका देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, बताइएगा। तो ये नालंदा और वैशाली में किया गया। कहाँ पर किया गया है, तो देखिए नालंदा और वैशाली में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये पटना में किया गया है। बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, तो फ्रेंड्स ये फतुआ में। उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो इन्होंने फारसी शिक्षा जो है ये प्राप्त किया था पटना में। उसके बाद देखिएगा तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है, तो ये भागलपुर में हो जाएगा। बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है, तो ये आपका कांवर पक्षी विहार है, कांवर लेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 143 नंबर। देखिएगा कि मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ स्थित है, तो ये राजगीर में है। बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन। जल दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी, तो ये 2007-8 में की गई थी। उसके बाद देखिए जून जुलाई 2021 में स्थापित होने वाले बैड बैंक की विधि का नाम क्या है,
तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका नाम है NARCL, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि देश में सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी स्थिर मूल्य पर जो है 2020-21 में कितनी थी? तो यह 16.38% रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान करना है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो पहले राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग मिलान कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा जो हो जाएगा ये पुर्तगीज, त्रावणकोर जो हो जाएगा डेनिश, और मद्रास जो हो जाएगा ये डच। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? व्यापारिक अड्डे जो है ये स्थापित किए थे, बताइए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GB मैकाले। फ्रेंड्स मैथ का मैं आंसर बता देता हूं आपको फटाफट। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। तब देखिए फ्रेंड्स 41 से लेकर के 50 तक में मैथ के क्वेश्चन है। तो आंसर फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 45 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का भी सी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 का देख लीजिएगा, 48 का आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और 49 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।